फ्रेंड्स, मेरा नाम यासिर है और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अक्सर मेरे फ्रेंड्स और फैमिली में पूछ रहे हैं कि मुझे यूएस का वीज़ा कैसे मिला है। तो मैं थोड़ी सी आपको जर्नी बता देता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या होता है और मुझे ये क्यों मिला है। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वो जो लोग कहते हैं बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं या फिर आपको ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होती है, तो मेरे बैंक में सिर्फ 2 लाख रुपए थे जिस टाइम मैंने अप्लाई किया था यूएस के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब मैंने अप्लाई किया था तब मैं किसी भी कंट्री में नहीं गया हुआ था। मैं अपनी सिटी से भी शायद 3 या 4 सिटीज़ बाहर गया हुआ था। मैं किसी दूसरे सूबे में भी नहीं गया हुआ था। शायद मरी में गया था तो शायद वो सूबा चेंज होता है। तो मैंने B1 B2 के लिए अप्लाई किया था और अप्लाई करने की यही वजह थी कि मेरे दोस्त थे तो वो कह रहे थे कि यार यूएस बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा चलो आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि मुश्किल है नहीं है, ऐसी बातें बनी हुई हैं। खैर मैंने अप्लाई कर दिया। तो पहले तो मेरा पासपोर्ट नहीं था, तो ये 2024 में ही मैंने मार्च में पासपोर्ट अप्लाई किया। वो तकरीबन कोई 15 से 20 दिन में पासपोर्ट आ गया। मैंने नॉर्मली बनवाया था। तो जैसे ही वो पासपोर्ट आया है मार्च में, तो मैंने 2 अप्रैल को अप्लाई किया। DS-160 उसके लिए फॉर्म होता है और जैसे ही आप DS-160 फिल करते हो उसके बाद आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ती है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये सारा कुछ मैंने खुद किया। मैंने किसी एजेंट से नहीं पूछा, मैंने यूट्यूब से देखा, सारा कुछ खुद किया। तो मैंने सिंपली क्या नाम है DS-160 फिल किया और उसके बाद फ़ीस जमा करवा दी। आप यूट्यूब पे देखेंगे आपको पोर्टल्स वगैरह भी बता देंगे कि किस पोर्टल से जाके देखना है। तो जैसा कि मैंने 2 तारीख को या 3 तारीख को अप्लाई किया था अप्रैल को, तो फिर मैं वेट करना शुरू हो गया कि अपॉइंटमेंट डेट आए। मुझे अपॉइंटमेंट डेट ही नहीं शो हो रही थी। वहाँ पे ऑप्शन होती है कि आपने कराची के लिए अप्लाई करना है या इस्लामाबाद के लिए करना है। तो मैंने इस्लामाबाद क्लिक किया हुआ था तो इस्लामाबाद में डेट ही नहीं आ रही थी। तो 3-4 दिन इसी स्ट्रगल में गुजर गए। फिर मैंने एक दिन रिस्क लिया। मैंने कहा यार मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी अपॉइंटमेंट डिलीट करता हूँ। ये मैं DS-160 की बात नहीं कर रहा, एक अपॉइंटमेंट का अलग पोर्टल होता है। जब आप फ़ीस जमा करवाते हो ना तो वहाँ से आप फ़ीस जमा करवाते हो। वो शायद उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, US कुछ इस तरह का है। खैर आप वो तो यूट्यूब से देख लेना। और उसके बाद वहाँ से मैंने अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल की और कराची के लिए अप्लाई किया। मैंने जैसे ही कराची के लिए अप्लाई किया मुझे डेट मिल गई। मुझे डेट मिली 6 मंथ्स बाद की, यानी मैंने अप्रैल से अप्लाई किया था और अक्टूबर है। जबकि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम ये जून चल रहा है, ठीक है, यानी अभी 2 माह गुजर रहे हैं। तो खैर मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद मुझे शायद 15 अक्टूबर की डेट मिल गई 2024 की। तो जैसी डेट मिली मैंने फिर उसको ना रीस्केड्यूल करना शुरू किया। आपके पास ऑप्शन होती है, आप 3 बार ना रीस्केड्यूल कर सकते हो। रीस्केड्यूल इस तरह होता है कि अगर किसी ने अपॉइंटमेंट अपनी कैंसिल कर दी है कि जी मैंने अक्टूबर में इंटरव्यू नहीं देना, तो वो स्लॉट्स खुल जाती हैं दूसरे के लिए। तो मैंने उस पर रीस्केड्यूल रोज़ देखना शुरू कर दिया कि कोई सीट आई तो नहीं हुई। तो मुझे एक दिन 3 अक्टूबर की सीट मिल गई, मैंने वो अप्लाई कर दी, यानी एक मैंने स्केड्यूल भी यूज़ कर लिया। फिर मैंने दूसरा काम ये किया कि मैंने ना एक और उसमें ऑप्शन होती इमरजेंसी अप्लाई करने की। तो मैंने इमरजेंसी अप्लाई कर दी। तो मुझे इमरजेंसी की बेस पे 3 अक्टूबर को मैंने अप्लाई किया था। मुझे सॉरी 3 अप्रैल को मैंने अप्लाई किया था। मुझे 26, 29 और 30 अप्रैल की अपॉइंटमेंट डेट मिल गई कि आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो मैंने कुछ वीकेंड्स वगैरह देखा कि किस तरह मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो मैंने चूज़ की 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को मैं कराची चला गया, 29 को गया, 30 को मैंने इंटरव्यू दिया। और उसी टाइम ही वो आपको ना बता देते हैं कि आप अप्रूव हो या नहीं हो। तो 99% तो रिजेक्ट होते हैं, सिर्फ 1% ही अप्रूव होते हैं और ये मैंने अपनी आंखों से वहाँ पे देखा भी। तो खैर मैं उनमें था जो अप्रूव हो गया। अब उसी टाइम वो बता देते हैं आपको ग्रीन चिट है या फिर येलो चिट है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब थोड़ा सा बीच में आते हैं कि मुझे उन्होंने अप्रूव की क्यों किया और क्या रीज़न थी कि उन्होंने मेरी इमरजेंसी अप्रूव कर ली। क्योंकि 1% तो हो गया जो अमेरिका के लिए सिलेक्ट होते हैं, उसमें से भी 0.3% ऐसे लोग होते हैं जिनका इमरजेंसी लगता है। क्योंकि इमरजेंसी होता है या मेडिकल की इमरजेंसी हो या वाकई कोई इंपॉर्टेंट काम हो। तो अमेरिका के लिए मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। कोई बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपके पास एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए बस। और वो सॉलिड रीज़न ज़्यादातर स्टूडेंट्स
कर दें अप्लाई, वो भी अ काइंड ऑफ सॉलिड रीज़न है, बट वो भी इतनी सॉलिड नहीं है क्योंकि यूएस में एजुकेशन का लेवल वो नहीं है जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में है। टूरिज़्म के लिए अप्लाई करते हैं, वो भी कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, वो आपको फ़ौरन से रिजेक्ट कर देंगे। अगर तो आपने प्रॉपरली करना है काम, तो आपके पास एक प्रॉपर, आप ये कह लो कि ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको किसी रीज़न से बुलाए। जैसे मेरी रीज़न ये थी कि हमने एक एप्लीकेशन डेवलप की थी, मेरा बेसिकली सॉफ्टवेयर हाउस है, तो हमने एक एप्लीकेशन डेवलप की थी, 1 साल से हम उस पे काम कर रहे थे। उसके बाद मैंने उनको कहा कि मैंने लॉन्च करने जानी है और लॉन्चिंग में हो सकता है कोई इश्यू आए, तो मैं ऑन द स्पॉट रिज़ॉल्व कर दूँगा। ये ऑथेंटिक रीज़न थी। मैंने फिर लेटर भी बनवा लिया उस क्लाइंट से, मैंने कहा मुझे ना लेटर सेंड कर दो, मैंने लेटर की कॉपी रख ली अपने पास। और उसके बाद मैंने क्या नाम है वो एम्बेसी में भी लेके गया, लेकिन उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। उन्होंने पूछा क्यों जाना चाहते हो, मैंने कहा जी ऐप लॉन्च करनी है और कुछ क्रिटिकल चीज़ें होती हैं या कुछ एरर आ सकते हैं। उनको समझ आई कि यार हाँ वैलिड रीज़न है। मेरे से पहले भी एक फैमिली वहाँ पे खड़ी खड़ी हुई थी, मैं क्यू में उनके पीछे था, तो मुझे उनकी आवाज़ आ रही थी। तो वो बंदा जो था 23 साल सऊदीया में रह के आया हुआ था, तो वो पूछ रही जी क्यों जा रहे हो, जी शादी पे जा रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी वो प्रूव नहीं करते, आप अपना टाइम भी ज़ाया करोगे और बस क्यू में ही लगे रहोगे वहाँ पे भी ना। तो ये चीज़ें हो गई, आपके पास सॉलिड रीज़न होनी चाहिए और फिर आपके को जो बंदा बुला रहा है वो भी सॉलिड होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आपका इस कंडीशन पे भी ना लगे, बट मैं ऑन 0.3% में हूँ जिसका 1 माह में वीज़ा लग गया है। ठीक है, मेरे पासपोर्ट पे इस टाइम सिर्फ एक वीज़ा है और वो यूएस का है, और इसकी बेस पे बल्कि मैं जब यूएस आ रहा था तो मैंने जो टिकट करवाई थी वो 2 स्टॉप्स थी, उसमें 2 ट्रांजिट थे, एक कतर का था और एक यूके का था। कतर का तो खैर ट्रांजिट मिलता नहीं है, कतर में मुझे एयरपोर्ट में ही रुकना पड़ा। यूके का मुझे ट्रांजिट भी इसी बेस पे मिल गया कि इसके पास यूएस का वीज़ा है, तो इसको इशू नहीं है कि ये हमारी कंट्री में जाके कोई अजाइलम टाइप ले लेगा या फिर कोई इशू कर देगा। एक और चीज़, पाकिस्तानी पासपोर्ट कमज़ोर वाकई है मेरी, खैर बाकी एयरपोर्ट्स पे तो इसी बेस पे चेकिंग हुई, मैंने कहा जी मैं यूएस जा रहा हूँ, बट यूएस में 560 लोग थे उस जहाज़ में, और यकीन माने सिर्फ मैं था जिसकी 1 घंटा पूरी चेकिंग हुई। 1 घंटे में उन्होंने मुझसे सब कुछ पूछा। अगर वहाँ पे भी कोई गड़बड़ होती ना, इन केस आपको वीज़ा मिल भी जाता है, अगर वहाँ पे गड़बड़ हो ना वहीं से डिपोर्ट कर देते हैं। उसने मेरे फादर से लेके मेरी, और इवन कि अगर मेरी कंपनी में कोई पार्टनर है या मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, हर डिटेल दोबारा पूछी और उसको फिल किया और उसको वेरीफाई किया। अगर कहीं पे एक जगह पे भी मिस्टेक होती तो वो मुझे वहीं से डिपोर्ट कर देते। तो ये चीज़ ख्याल करिएगा कि जो भी आपका पॉइंट होगा ना वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए। कोई भी आप ना हैंकी पैंकी नहीं लगा सकते अगर आपने यूएस जाना है। बाकी मैं अभी यहीं पे ही हूँ, मतलब 30 को अप्रूव हुआ था, तो मैं आप ये कह लें कि अगले ही मंथ आ गया था, तो मैं 1 मंथ के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी नहीं पूछेगा, सिर्फ एयरपोर्ट तक आपके लिए मुश्किलें हैं, बाद में आपका इजी सीन है। और जो वीज़ा होता है वो 5 साल का लगता है, इसीलिए ही वो वेरिफिकेशन प्रॉपर करते हैं। वो दुबई वगैरह की तरह नहीं करते कि 2 माह का वीज़ा दे दिया, 3 माह का दे दिया, उन्होंने 5 साल का वीज़ा देना होता है, इसीलिए उनकी सारा कुछ जो होती है ना रिस्ट्रिक्टेड होती है। थैंक यू।